Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 42 of सेट लेवल। आज हम सेट लेवल का 42 नंबर का लेक्चर सीखने वाले हैं, जिसमें हम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ यानी कि ऐसे सेंटेंस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले सेंटेंस हैं। बिना इन सेंटेंस के हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारी बातचीत, हमारी वार्तालाप, हमारी टॉकिंग, हमारी स्पीकिंग, हमारी स्पोकन इंग्लिश बेजान सी लगती है। तो ऐसे सेंटेंस डेली यूज़ के लिए आपको पेज नंबर ओपन करना है 108 पेज नंबर आप ओपन करेंगे, जिसमें से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेने वाले हैं जो लगभग इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हम हर जगह पाते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है। कोई भी हमारे घर में आता है तो हम उसको कहते हैं आइए स्वागत है। तो आइए स्वागत है को इंग्लिश में कहेंगे वेलकम। क्या कहेंगे? वेलकम। तो आपके घर में कोई भी आए, आप उनका वेलकम कीजिए, आप उनका स्वागत कीजिए। और कई कई ऐसे मेहमान होते हैं जो ज़बरदस्ती आ जाते हैं और आके क्या बोलते हैं कि आप स्वागत करो या आप स्वागत ना करो, हम तो आपके मेहमान हैं। यानी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाला मेहमान आ जाता है कि ज़बरदस्ती हम किसी के घर चले गए, स्वागत नहीं कर रहा है तो भी हम जाके वहाँ बैठ गए, तो वहाँ के लिए ये सेंटेंस यूज़ होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो ऐसे आप मत जाना कभी, आपकी रेस्पेक्ट नहीं रहती है। तो आप कह सकते हैं वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट। वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट। इसका मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि तू स्वागत करे या ना करे, मैं तो तेरा मेहमान हूँ। ज़बरदस्ती तेरे को चाय भी तो पिलानी ही पड़ेगी। तो वहाँ के लिए होता है सेंटेंस मान न मान मैं तेरा मेहमान, वेलकम और नॉट, आई एम स्टिल योर गेस्ट। आप किसी फ्रेंड के लिए जाए इनफॉर्मल वे में बहुत चलता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर सामने वाले परेशान होकर बोले क्यों नहीं भाई, वैसे तो तू ज़बरदस्ती का मेहमान है, क्यों नहीं। तो क्यों नहीं तो वाई नॉट, ऐसा ये पहले आ चुका है। तो फिर आप बोलेंगे ऐसा क्यों को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसा क्यों को कहते हैं वाई सो। क्या कहते हैं? वाई सो। तो वाई सो का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों। अब देखिए ये जो नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? आप देखो, विश यू आर वेरी हैप्पी, विश यू आर वेरी हैप्पी, विश यू आर वेरी हैप्पी। तीनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? विश यू आर वेरी हैप्पी। यानी कि अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? देखिए, शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। अच्छा, अगर आपको बोलना है दिवाली की शुभकामना देनी है, ये यात्रा मंगलमय ऐसा बोलना हो, नए साल की शुभकामना देनी हो, कुछ भी हो, आपको विश यू वेरी हैप्पी तक तो लर्न कर लेना है। कहाँ तक आप लर्न कर लेंगे? विश यू आर वेरी हैप्पी तक। ठीक है। अब मान लो आपको दिवाली की शुभकामना देनी है तो उसके आगे दिवाली लगा दो, जैसे विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपको कहना है कि यात्रा मंगलमय हो तो विश यू वेरी हैप्पी तो बोलना ही है, जर्नी कह दो। और नए साल की शुभकामना देनी है, विश यू वेरी हैप्पी इतना तो लेना ही है, न्यू ईयर बोल दो। यहाँ चेंज करना है। राखी की शुभकामनाएं देनी है तो विश यू वेरी हैप्पी राखी। जन्मदिन की शुभकामना देनी, विश यू वेरी हैप्पी तो बोलना ही है, बर्थडे लगा दो आगे। तो यानी इतना तो आपको लर्न कर लेना है सेंटेंस। विश यू वेरी हैप्पी, विश यू वेरी हैप्पी, विश यू वेरी हैप्पी, विश यू वेरी हैप्पी, विश यू वेरी हैप्पी। आगे दिवाली की शुभकामना देनी, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी ईद, विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, विश यू वेरी हैप्पी होली। इस तरह से आप क्या करेंगे, आगे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो बोलना ही है, विश यू आर वेरी हैप्पी। जन्मदिन की शुभकामना देनी तो क्या बोलेंगे? विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या बोलेंगे आप? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।
तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? विश यू वेरी हैप्पी। तो आप तो ध्यान रखो, आपको कोई भी शुभकामना, बधाई, मंगलमय ऐसा कुछ देना हो तो विश यू वेरी हैप्पी रट लो, इसको गोल के पीछे आओ। नेक्स्ट, बी लॉयल, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर। अब ये बी का मतलब क्या हो गया? बनो, ठीक है, रखो, इस तरह के सेंस में। जैसे आपको अगर कहना है कि भविष्य में ध्यान रखना, तो भविष्य में ध्यान रखना तो बी केयरफुल इन फ्यूचर। क्या बोलेंगे आप? बी केयरफुल इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में ध्यान रखना। अगर आपको कहना है कि अपने देश के प्रति वफादार बनो, तो वफादार को क्या कहते हैं? लॉयल। वफादार को हम क्या कह सकते हैं? लॉयल। क्या कहेंगे? लॉयल। और आपको कहना है कि अपने देश के प्रति वफादार बनो, तो बी लॉयल टू योर कंट्री। अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार बनो, बी लॉयल टू योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई के प्रति वफादार बनो, बी लॉयल टू योर स्टडी। इतना सेंटेंस तो है ही है, केवल यहाँ पे आपको चेंज कर देना है तो वो सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कहना है समय के पाबंद बनो, यानी जो टाइम दिया है उसी पे। तो समय के पाबंद बनो तो बोलेंगे बी पंक्चुअल। क्या बोलेंगे? बी पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? समय के पाबंद। और भविष्य में नियमित रहो, ऐसा नहीं कि आज आ रहे हो कल नहीं आओ परसों आओ। तो आप नियमित कहाँ हो? आप रेगुलर कहाँ हो? तो आपको अगर किसी को कहना है भविष्य में नियमित रहो, तो भविष्य में नियमित रहो तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी रेगुलर इन फ्यूचर। क्या बोलेंगे? बी रेगुलर इन फ्यूचर, यानी भविष्य में आप नियमित रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डबल मुसीबत में फंस जाते हैं। इधर जाओ तो भी प्रॉब्लम, इधर जाओ तो भी प्रॉब्लम, आगे जाओ तो कुआं, पीछे जाओ तो खाई, बीच में हम फंस गए। तो ऐसी कंडीशन में जब होता है तो हमारी लाइफ में डबल मुसीबत आ जाती है। ना तो हम इधर के रहते हैं और ना ही इधर के, यानी आगे जाओ तो कुआं दिखाई देता है, पीछे जाओ तो खाई दिखाई दे रही। तो एक्चुअली जाएं का मरना तो इधर भी है और मरना इधर भी है, तो बीच में हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि डबल मुसीबत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन। बिटवीन यानी के बीच में। बिटवीन किस किस के बीच में? द डेविल। डेविल मतलब होता है शैतान। एंड द डीप सी, एक तरफ जाऊं तो शैतान है और दूसरी तरफ जाऊं तो गहरा समंदर है। तो एक्चुअली मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो ऐसी कंडीशन में जब हम फंस जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सी मतलब होता है समंदर और डेविल मतलब शैतान। तो एक तरफ शैतान है, एक तरफ समंदर है, तो दोनों के बीच में हम हैं, वरना तो दोनों तरफ है। ओके, तो डबल मुसीबत में हम फंस जाते हैं, तो उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए नेक्स्ट वाला एक चीज़ कॉमन है, बी वेयर बी वेयर बी वेयर। बी वेयर का मतलब या बी अवेयर मिलके ही बना है बी वेयर। बी वेयर का मतलब क्या होता है? सावधान। किसी को बोलना है बी वेयर, तो बी वेयर का मतलब क्या हो गया? सावधान। अब आपको कहना है कि डॉग्स का मतलब क्या होता है? कुत्ते। और क्वैक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर जो नीम हकीम होते हैं उनको क्वैक्स बोला जाता है। तो आपको अगर कहना है कि कुत्तों से सावधान, कई जगह आपने देखा होगा कि लिखा होता है, नेम प्लेट लगी होती है, वहाँ पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी वेयर ऑफ डॉग्स। क्या कहते हैं? बी वेयर ऑफ
डॉग्स। ये देखिए आप क्या कहेंगे, कुत्तों से सावधान। पहले के ज़माने में घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती थी कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के बराबर होता है। फिर ज़माना बदला, थोड़ा फास्ट हुआ, इंग्लिश का ज़माना आया, फिर लिखा जाने लगा घर के बाहर वेलकम। फिर थोड़ा ज़माना और एडवांस हुआ और फिर अब लिखा जाने लगा बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान। अब इसका क्या मतलब समझेंगे, या तो घर में सब कुत्ते रहते हैं या घर में कुत्ता पाल रखा है ठीक है। अब एक और हैं क्वैक्स, मतलब होता है जो नीम हकीम होते हैं, झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर जो बिना डिग्रीधारी होते हैं और 2 नंबर से अपना डॉक्टरी चलाते हैं, तो वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, तो नीम हकीम को कहते हैं क्वैक्स। तो अगर उनसे सावधान रहना है तो बीवेयर ऑफ क्वैक्स, और केवल सावधान या खबरदार कहना है तो बीवेयर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आपको इसका मतलब ये है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है और रोटी का एक टुकड़ा दे दिया जाए, तो ऊंट के मुंह में एक जीरे के समान है, कुछ भी होने वाला नहीं है उससे। तो सेंस भी आप देखो इसका, अ ड्रॉप इन द ओशन, ओशन मतलब होता है समुद्र, समुद्र में एक बूंद पानी, यानी कि वही ड्रॉप न मतलब एक बूंद पानी, ड्रॉप एक बूंद, समुद्र में एक बूंद, क्या समुद्र में क्या होता है, पानी, तो समुद्र में एक बूंद पानी यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कि आपको सपोज करो कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना और केवल मैं ये एक लेक्चर बता दूं आपको, तो ऐसा हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। आपको चाहिए तो बहुत कुछ और मिला, आपने बोला कि मुझे 100 रुपये चाहिए और मैंने 54 दे दिया आपको, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगला है डूबते को तिनके का सहारा। फेल हो रहे थे, सप्लीमेंट्री आ गई, तो डूब रहा था तो उसको एक तिनके का सहारा मिला। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस तिनके को पकड़ता है या नहीं पकड़ता है। तो डूबते को तिनके का सहारा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ ड्रोनिंग मैन मतलब डूबता हुआ आदमी। अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो मतलब होता है तिनका। आप जैसे पेप्सी, कोका कोला, गन्ने का जूस वगैरह, शुगर कैन जूस पीने जाते हैं तो वहाँ पे आप मांगते हैं स्ट्रो, तो वो भी स्ट्रो होता है, पाइप नहीं बोलना उसको, स्ट्रो होता है। स्ट्रो का मतलब तिनका भी होता है, स्ट्रो का मतलब वो पीने का, आप क्या बोलते हैं उसको, पाइप नहीं होता है, स्ट्रो। तो अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रो, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि डूब ही रहा है, उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नैया पार लगेगी या वैसा का वैसा रहेगा। तो ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। फिर कहीं गेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है निकासी नहीं, यानी कि इधर से ना निकले। मोस्टली इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, तो ऊपर लिखा होता है नो एग्जिट। तो नो एग्जिट का मतलब यहाँ से निकलना नहीं है आपको, ओके। और नहीं, अगर नहीं आपको है ना, नहीं कभी नहीं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, नो नेवर। क्या कहेंगे, नो नेवर, यानी कि नहीं कभी नहीं। अब बड़ों का कहना मानो। अब बड़ों को कहते हैं एल्डर्स और कहना मानने को कहते हैं ओबे। तो उसी से सेंटेंस बना, ओबे योर एल्डर्स, यानी कि अपने से बड़ों का कहना मानो। क्या बोलेंगे, अपने से बड़ों का कहना मानो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओबे योर एल्डर्स, यानी बड़ों का कहना मानो। आप कोई काम कर रहे हैं और आपको मिला एक एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एक्सीलेंट। कहते हैं ना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है।
तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। एक गाइड भी आती थी पहले, पता है आपको? RBD की ऐसी कुछ गाइड भी आती थी एक्सीलेंट करके। अब आप घर पे बैठे हैं और मम्मा को बोल रहे हैं मम्मा बिस्तर बिछा दो, तो मम्मा बोलेगी नहीं तू खुद बिछा ले। तो अगर आप किसी को कहेंगे बिस्तर बिछा दो, तो बिस्तर बिछा दो को इंग्लिश में कहते हैं मैक द बेड। क्या कहेंगे? मैक द बेड, यानी कि बिस्तर बिछा दो। गेट आउट, बोले गेट आउट, आउट। गेट आउट मतलब निकल जाओ। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते भी होंगे। अगला है छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार दुखी परिवार, ऐसे होता ना। तो छोटे परिवार को क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। सुखी परिवार हैप्पी फैमिली। तो अब इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, अ बिग फैमिली इज़ अ सैड फैमिली। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कहावत है। एक चतुर शत्रु, चतुर शत्रु मतलब जो दिमाग वाला, वाइज। एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, शत्रु। एक चतुर शत्रु एक मूर्ख मित्र से अच्छा है। देखो, आपका कोई दुश्मन है और वो दिमाग वाला है तो वो काम का है। कोई आपका दोस्त है और बेवकूफ़ है तो वो कोई काम का नहीं है। यानी बेवकूफ़ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। तो मूर्ख मित्र यानी कि फुलिश फ्रेंड, और चतुर शत्रु यानी कि वाइज एनिमी। तो आप वाइज एनिमी के साथ रहिए, फुलिश फ्रेंड के साथ मत रहिए। तो एक चतुर शत्रु मूर्ख मित्र तो खुद भी मूर्ख होता है और जो पास में रहता है उसको भी मूर्ख बना देता, नहीं वैसा का वैसा ही बना देता है। और हम इंडियंस की तो आदत है, एक अगर कोई आगे बढ़ रहा तो उसके वापस उसको खींच के टांग, और वहीं केकड़े वाली बात सुनी होगी आपने। तो एक चतुर शत्रु एक मूर्ख मित्र से अच्छा है। तो वाइज एनिमी, वाइज एनिमी का मतलब क्या हो गया? चतुर शत्रु। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक चतुर शत्रु एक मूर्ख मित्र से अच्छा है। अगला, कहीं भी आप जाएं तो बस में, ट्रेन में लिखा होता है बिना टिकट यात्रा ना करें। डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट। तो बहुत सिंपल है। ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना, विदाउट टिकट यानी टिकट के बिना। तो ट्रैवल विथ टिकट, डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट, यानी कि बिना टिकट के आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब अगला है गाली गलौज ना करें। गाली गलौज ना करें, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करें। तो डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज, क्योंकि गाली गलौज नहीं करनी है आपको। डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज बट यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स। डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज, यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू आर टॉकिंग टू पर्सन। डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज ना करें। अब ये लाइक्स और डिसलाइक वाली क्लास में आपको समझाया था मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखो, लाइक भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है, दो वर्ब एक साथ आते तो अगली वर्ब में क्या जुड़ता है? ING। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, या ING यहाँ नहीं लगाओ तो आई लाइक टू रीड बुक, ऐसा भी होगा तो फिर ये ING हटाना पड़ेगा। आई लाइक रीडिंग बुक्स यानी कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको कैसे कहेंगे?
आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, मुझे नहीं पसंद है तुम वहाँ जाओ। तो कहने का मतलब मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। मान लो आप स्टेशनरी खरीदने गए और आप पेन खरीदना चाहते हैं, तो आप ये पूछेंगे ये पेन कितने का है? क्या पूछेंगे? यह पेन कितने का है? तो हाउ मच इज़ दिस पेन, क्या बोलेंगे? हाउ मच इज़ दिस पेन। ये बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ये सेंटेंस, ये लेक्चर जब तक लर्न नहीं हो आगे नहीं बढ़ना है। एक एक लेक्चर को लर्न करके ही आगे बढ़ना है। तो हाउ मच इज़ दिस पेन, यह पेन कितने का है। अब आपको कॉपी की रेट पूछनी है तो पेन की जगह यहाँ चेंज कर देना है। हाउ मच इज़ दिस कॉपी, हाउ मच इज़ दिस कंप्यूटर, हाउ मच इज़ दिस टैबलेट, यहाँ पेन की जगह चेंज कर देना है। कॉमन सेंस, ओके। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है, आप दुकानदार से पूछेंगे मैं कितना मूल्य चुकाऊँ इस चीज़ के लिए, तो मैं कितना मूल्य चुकाऊँ, तो आप कहेंगे हाउ मच आई हैव टू पे, हाउ मच आई हैव टू पे, ओके, या हाउ मच हैव आई टू पे, या फिर हाउ मच इज़ दिस फॉर, हाउ मच इज़ दिस फॉर 1 लाख ओनली। जैसे आप पहले टीवी के अंदर एड आता था तो एक नेकलेस खरीदती थी वो लेडी और पूछती थी हाउ मच इज़ दिस फॉर, तो वो कहती ओनली 1 लाख रुपीज़। तो हाउ मच इज़ दिस फॉर यानी मैं कितना मूल्य चुकाऊँ। फिर आप कहेंगे इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में चिंता मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट वरी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? डोंट वरी अबाउट इट, यानी इसके बारे में चिंता मत करो। अगला है सो व्हाट, ये पहले भी आ चुका है। तो क्या, सो व्हाट का मतलब क्या हुआ? तो क्या। अगर आपको कहना है कि नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज, स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब क्या होता है? स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। जैसे स्क्वीज द क्लॉथ्स, कपड़े निचोड़ दो, जैसे कपड़े धोते हैं ना उसको निचोड़ते वापस, पानी निकालते उसके अंदर का, तो उसको बोलते स्क्वीज। क्या बोलेंगे? स्क्वीज। तो स्क्वीज द लेमन यानी कि नींबू निचोड़ दो। और कपड़े निचोड़ दो, स्क्वीज द क्लोथ्स, केवल चीज़ चेंज करनी है और यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। स्क्वीज योर माइंड, दिमाग निचोड़ दो, स्क्वीज योर माइंड। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बैंक में लिखा होता है ऐसा, और ट्रेन में भी लिखा होता है बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। अब ये पिक पॉकेट्स क्या है? जेब कतरे, जो आपकी जेब को काट देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और सारे पैसे लेके चले जाते हैं। तो जेब कतरों से सावधान, अगर ऐसा कहना है तो बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स मतलब होता है जेब कतरे। क्या हो गए? पिक पॉकेट्स, जेब कतरे। ये तो आपके पहले भी आ चुका है। सीट प्रॉपरली, सीट प्रॉपरली मतलब ढंग से बैठो, अच्छी तरह से बैठो, ठीक है। और अगर आपको कहना लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप क्या कहते हैं? स्टैंड इन अ क्यू। पहले भी आया था ये क्यू का ही प्रोनाउंसिएशन, ये यू ही रह गए। स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ। लिखना बंद करो। देखो दो वर्ब है, एक तो लिखना और एक बंद करना। तो दो वर्ब एक साथ आती है, सेकंड में आईएनजी जोड़ते हैं। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप स्पीकिंग, ठीक है। फिर लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट मतलब महिलाएं प्रथम, ठीक है। जेंट्स सेकंड, पुरुष द्वितीय, इस तरह से। चाइल्ड बच्चे तृतीय, चिल्ड्रन थर्ड, इस तरह से सीक्वेंस है। तो लेडीज़ फर्स्ट आपने सुना होगा। उसके बाद डोंट डू सो इन फ्यूचर, डोंट डू सो इन फ्यूचर। अब डोंट डू सो इन फ्यूचर यानी कि ऐसा आपको भविष्य में नहीं करना है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट डू सो इन फ्यूचर।
ऐसा भविष्य में ना करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन गुड बाय।